Good morning, ladies and gentlemen. I am Advocate Lalit Yadav and I am NDA 134th batch selected. And today I am going to take up polity portion for NDA. So, if you had attended my previous lectures, which I took introductory lecture for the NDA, then I told you कि यार जो पॉलिटी का पोर्शन होता है एनडीए में वो सबसे इजी पोर्शन होता है. क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं पॉलिटी से. सो a great many questions are asked in the polity section, and most of the questions, I would say around 90% of the questions are very easy to tackle, right? So आप बहुत ही easily tackle कर सकते हो उन सब questions को. And major portion devote होता है पॉलिटी का जीएस में. एंड ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के जो बच्चे होते हैं उनके लिए काफ़ी एडवांटेज होता है यहाँ पे, राइट? सो अराउंड 400 नंबर में से ये लगा लीजिए आप, 400 नंबर की जीएस होती है, उसमें से कई बार 80 नंबर की भी पॉलिटी पूछ लेते हैं. 15 to 20 क्वेश्चंस पूछ लेते हैं पॉलिटी से. सो यू कैन सी कंसिडरेबल वेटेज इज गिवन टू पॉलिटी, राइट? सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स बिगिन. सो वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू, अगर जो मैं करवा रहा हूँ यहाँ पे सिर्फ इतना ही करके जाओगे, राइट, तो 90% ऑफ द क्वेश्चंस को इजीली टैकल कर सकते हो. डायरेक्टली नोट्स में से क्वेश्चन आएंगे, गारंटी दे रहा हूँ मैं आपको. जो यहाँ पे करवाया जा रहा है उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस सेम टू सेम एज इट इज आएंगे क्वेश्चंस, राइट? सो ध्यान से सुनिए विद पेशेंस एंड कंसंट्रेशन, राइट? चलिए लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट टेकिंग अप द पोर्शन, आई एम लीविंग सम पोर्शन. आई विल टेक दिस पोर्शन इन टुवर्ड्स द एंड. लास्ट में मैं पोर्शन करवाने वाला हूँ. कौन सा? ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, कैसे फॉर्म हुआ, किसने बनाया, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था, ये सब पोर्शन क्या है? फैक्चुअल पोर्शन है यार, यहाँ पे एक्सप्लेन करने का कुछ भी नहीं है, राइट? ये सब क्या आपको याद करने हैं, कुछ फैक्ट्स हैं. मैं इसके लिए नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा और टुवर्ड्स द एंड में एक लेक्चर डेडिकेट करने वाला हूँ इसके लिए, राइट? सो अभी जो एक्सप्लेनिंग वाला पोर्शन है, जो जहाँ पे ज़्यादा समझने का है, वो पोर्शन मैं टेक अप करूँगा पहले, राइट? सो लेट्स बिगिन. एंड दैट पोर्शन इज, द वेरी फर्स्ट पोर्शन इज प्रीएम्बल. यार एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि जो क्वेश्चन होंगे पॉलिटी में वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से पूछे जाएंगे. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे. एक आधा क्वेश्चन हो सकता है, यूपीएससी की आदत होती है, एक आधा क्वेश्चन वो पुट अप कर देते हैं पेपर का लेवल इंक्रीज करने के लिए. अदरवाइज जो मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस होंगे वो पॉलिटी से, सॉरी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से पूछे जाएंगे, राइट? सो आई एम टेकिंग अप द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीएम्बल, दिस इज एम, प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. Any of you, do you know about what is the preamble? Any of you? Yeah. Introductory part of our constitution. So introductory part of the constitution, right? So okay, you can say that. Any other idea? Any one of you? Okay. So this gentleman is, you can say, थोड़ा सही बोला है कि इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. लेकिन इस इंट्रोडक्टरी पार्ट से हम समझते क्या है? सो बेसिकली जैसे आप बुक सबसे पहले खोलते हो तो वहां पे क्या मिलता है आपको बुक में? बुक का पहला पार्ट क्या होता है? इंडेक्स. यस, ही इज राइट, इंडेक्स. सो बुक का सबसे पहला पार्ट होता है इंडेक्स. इंडेक्स की इंपॉर्टेंस क्या है? इंडेक्स को अगर आप देखोगे तो उस बुक के कंटेंट्स का आपको पता चल जाएगा कि इस बुक में क्या क्या है, राइट? यार इस बुक में ये चैप्टर्स हैं और इस बुक को पढ़ के फाइनली मेरे को ये पता लगने वाला है, ये चीज़ मैं सीखने वाला हूँ, राइट? तो आपको आइडिया लग जाता है, बेसिक आइडिया कि क्या है इसमें, राइट? सो सेम इज द केस विद द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? सेम केस है प्रीएम्बल के साथ. प्रीएम्बल क्या है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एसेंस है, जान है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है? अगर आप प्रीएम्बल को पढ़ लोगे तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि यार हाँ, ये राइट्स दे रखे हैं लोगों को, इस मतलब भारत के संविधान ने ये आज़ादियाँ दे रखी है अपने लोगों को, ये राइट्स हैं हमारे पास. और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है? डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस आर देयर इन द वर्ल्ड. तो आप यहाँ से पढ़ के ये पता चल जाए कि हाँ, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इस टाइप का है और ये इसके कंटेंट्स हैं, राइट? तो मतलब जैसे समरी होती है ना, जैसे या सो इसको अगर मैं थोड़े फैशनेबल वे में रखूँ तो मैं कह सकता हूँ, इफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ पैसेज, अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक पैसेज है, देन प्रीएम्बल इज द समरी ऑफ दैट पैसेज, राइट? कि प्रीएम्बल क्या, उसकी समरी है, उसको हमने शॉर्ट में सारा बता दिया कि यार इस कॉन्स्टिट्यूशन में ये है, राइट? और अगर इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से समझे तो कह सकता हूँ कि अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक कविता है तो प्रीएम्बल क्या है? उस कविता का सार है, राइट? जैसे हम सार लिखते थे छोटी क्लासों में, कविता का सार लिखना आता था, कविता पढ़ दी, पेपर में क्वेश्चन आया इसका सार लिखो कविता का, तो उसी तरीके से क्या है, ये सार है,
राइट? एक समझ में आया? Yes. तो द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन टू हैव अ प्रियम्बल, पूरे वर्ल्ड में जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें प्रियम्बल डाला गया था वो था यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन। फिर वहाँ से देख के बाकी कंट्रीज ने डाला कि यार हाँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको डालना चाहिए, काफ़ी अच्छी चीज़ है, तो इसको डाल दिया बाद में। हमने भी देख के लिया कि हाँ यार बाकी काफ़ी सारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये है, तो वी शुड ऑल्सो ऐड इट। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट सबसे लास्ट चीज़ जो ऐड हुई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो क्या थी? प्रियम्बल। प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे पहला ही पार्ट है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे लास्ट में ऐड हुआ। क्यों ऐड हुआ? क्योंकि सबसे पहले हमने कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर दिया, फिर हमने देखा यार इसकी में ये चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये एसेंस है, तो सारी वो चीज़ें लिखी और उसको शुरू में डाल दिया। दो जो प्रियम्बल है वो उसी का पार्ट है, उसी में से मोस्टली चीज़ें लिखी हैं। जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन नेहरू जी ने पेश किया था, राइट, उसी में से मोस्टली चीज़ें ली गई हैं, लेकिन स्टिल कुछ चीज़ें रह गई थी जो भी हैं, तो हमने सारा एसेंस लिखा उसका। जैसे पहले पैसेज पढ़ते हो उसके बाद उसकी समरी लिखते हो, राइट, तो इसी तरीके से पहले पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, फिर उसके बाद उसकी समरी यानी कि प्रियम्बल लिखा गया, राइट। सो समझ में आया व्हाट इज द प्रियम्बल? Yes, sir. राइट, ओके ओके। एंड हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, इस प्रियम्बल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने कहा था कि प्रियम्बल इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये B.R. अम्बेडकर जी ने कहा था कि प्रियम्बल इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और एक बहुत ही प्रोमिनेंट जूरिस्ट थे नानी पालखी वाला, उन्होंने कहा था कि प्रियम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कि प्रियम्बल जो है आइडेंटिटी कार्ड है कॉन्स्टिट्यूशन का। इट इज सो इम्पोर्टेंट, राइट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द लैंग्वेज ऑफ द प्रियम्बल। शुरू कैसे होता है प्रियम्बल? प्रियम्बल शुरू होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into, आगे भी है बट यहाँ पे मैं छोड़ रहा हूँ बिकॉज फर्स्ट आई वांट टू एक्सप्लेन दिस पार्ट। तो इसकी शुरुआत होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस? हम भारत के नागरिक। ओके, एनी अदर आइडिया? किसी के दिमाग में कुछ और बात आ रही हो कि यहाँ से शुरू क्यों है वी द पीपल ऑफ इंडिया? क्योंकि हम पे डिपेंड वो है, हमारे लिए है कुछ। ओके, हमारे लिए है। एनी अदर आइडिया? चलिए, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved, इसको आप पूरा पढ़ोगे, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into, कि इंडिया कॉन्स्टिट्यूट कौन कर रहा है? वी द पीपल, राइट। सो बेसिक आइडिया इज कि वी द पीपल ऑफ इंडिया आर गिविंग आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन, हम खुद अपने आप को एक कॉन्स्टिट्यूशन दे रहे हैं, राइट। सो ये बेसिक आइडिया वी द पीपल से शुरू करने का ये है कि ये बताना चाहते हैं कि हम लोग, हम इंडिया के जो लोग हैं ये सॉवरन हैं, ये अल्टीमेट अथॉरिटी कौन है? हम। पावर किसके पास है इस देश में? लोगों के पास, राइट। इस देश की मालिक कौन है? हम, जनता, कोई और मालिक नहीं है, हम खुद इस देश के मालिक हैं, राइट। सो हु इज द ऑनर ऑफ दिस कंट्री? वी द पीपल। और अल्टीमेट सॉवरन कौन है? वी द पीपल। हमने अपने आप को एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन हमने आपको क्यों दिया है? अपने आप को क्योंकि यार देखो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे तरीके से रन करने के लिए क्या होने चाहिए? कुछ सेट ऑफ रूल्स होने चाहिए जो गवर्न कर रहे हैं उसको, राइट। सो अगर एक पूरी इतनी बड़ी कंट्री है तो उसको भी गवर्न करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए उसके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, कि स्मूथ फंक्शनिंग हो सके पूरी कंट्री की, राइट। तो जितने भी रूल्स वगैरह हैं सारे यहीं से डिराइव हुए हैं। तो इसलिए हमने एक बेसिक लॉ दिया है अपने आप को, एक कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे मैग्ना कार्टा है इंग्लैंड में, उसी तरीके से हमने अपने आप को क्या दिया है? एक बेसिक लॉ दिया है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन। और सारे जो लॉज हैं वो यहीं से अथॉरिटी डिराइव करते हैं। कोई भी उठा लॉ कंट्री का, अथॉरिटी कहाँ से डिराइव करता है? वो कॉन्स्टिट्यूशन से। और कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी डिराइव कहाँ से करता है? हमसे, बिकॉज वी हैव गिवन आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। यार एक ज्यूरिस्प्रूडेंस का रूल होता है, वैसे तुम्हारे काम का नहीं है, कि लोगों के हिसाब से ही लॉ होते हैं। जैसी सोसाइटी होती है उसी तरीके के लॉज बनते हैं लोगों के हिसाब से, राइट। तो हमारे हिसाब से ये लॉ बनाए गए हैं, हमने अपनी सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए कि हमारी किस तरीके की सोसाइटी है और कैसे स्मूथली इस कंट्री को गवर्न किया जा सकता है, राइट। सो वी हैव गिवन आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। सो वन मोर थिंग, डू यू नो अबाउट व्हाट द डिफरेंस बिटवीन रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन?
first of all, I want to tell you a fact that Constitution of India is a written constitution, right? So what is the difference between written and written It constitution? can't be changed. Okay. It is मतलब permanent है ये. Permanent है. Okay. And what is unwritten constitution? Unwritten can be changed or modified, means it can be folded or So उसको unwritten क्यों बोलते हैं? because it is not in the book or something. Maybe it's not proper. No. Okay. वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में लिखा नहीं गया अभी तक. ओके, लिखा नहीं हुआ है वो कहीं पे. यस, यही मिसकंसेप्शन होती है सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स में मैंने नोट किया है, बिकॉज दे थिंक दैट जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो लिखा हुआ होता है और जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो कहीं पे लिखा नहीं हुआ है, राइट? सो बेसिकली आई विल टेक एन एग्जांपल ऑफ इंग्लैंड. इंग्लैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कहीं लिखा नहीं हुआ है, राइट? सो हियर क्या है, लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही ब्यूटीफुली कोडिफाइड है. रिटन तो है ही, लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से अरेंज किया हुआ है. प्रॉपर तरीके से अरेंज किया हुआ है, उससे हम देखो क्या समझते हैं. जैसे हम डू यू नो हाउ मेनी पार्ट्स एंड शेड्यूल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 22 parts. 22 parts, right? And how many schedules? 398 No, I'm not talking about the articles. schedules. I'm talking about the schedules. 12. Yes, 12 schedules. He's right. So we have 22 parts and 12 schedules. Right? 22 parts and 12 schedules. Very good. Okay. So ये जो हमने parts में डिवाइड किया, जैसे part 1 में क्या है? Anybody? Part 1? Part 1 is Union and its territories. Part 2, citizenship. Part 3, fundamental rights. Part 4, directive principle of state policies, DPSP. Part 4A, fundamental duties. Part 5, union. Part 6, states, and the list goes on, right? So देखिए हमने कितने ब्यूटीफुली तरीके से इसको डिजाइन किया हुआ है कि पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया हुआ है. यार इस चीज़ के लिए ये चीज़ डेडिकेटेड है, ये पार्ट इस चीज़ के लिए ये पार्ट डेडिकेटेड है, इस चीज़ के लिए ये पार्ट डेडिकेटेड है, राइट? तो ब्यूटीफुली तरीके से कोडिफाइड किया हुआ है हमने इसको. लेकिन कुछ कॉन्स्टिट्यूशंस में ऐसा नहीं होता है. उनमें जैसे क्या आता है, इन द ड्यू कोर्स ऑफ हिस्ट्री जैसे लॉज बनते गए वहाँ पे ऐड होते गए, राइट? जैसे बेसिक शुरू कहाँ से हुआ था इंग्लैंड का? मैग्ना कार्टा. तो उसके बाद जो लॉज आते गए उसमें ऐड ऑन होते गए, राइट? लेकिन हमने क्या है, सारी तरीकों को अरेंज कर रखा है. अब हाँ, वन ऑफ द स्टूडेंट्स रिप्लाइड कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज नहीं हो सकता है. वी विल टॉक अबाउट दैट, राइट? इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज नहीं किया जा सकता है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस दिस. ओके, समझ में आया डिफरेंस बिटवीन अ रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन? Yes, sir. Right? Okay. That it is properly arranged and codified. It is though written, but it is not properly codified and arranged like this, right? Okay. So, ये समझ में आया था we the people of India having solemnly resolved to constitute India into? Right. So, इसके बाद into sovereign, socialist, secular, democratic, and republic are the next few words. Right? What do you understand by sovereign? Sovereign से आप क्या समझते हैं? सोवरन लाइक जैसे कि इंडिया है, हाँ. तो इंडिया सोवरन कंट्री है कि वो अपने हिसाब से वो ट्रेड करेगी, मतलब किसी की मानेगी नहीं कोई भी. Yeah, he is right. He is the right idea. He is given. Okay. Sovereign means कि we are the sovereign authority. Sovereign authority by mean we are the topmost authority. India is the topmost authority in itself. कि इंडिया से ऊपर कोई नहीं है. इंडिया अपनी मालिक खुद है. कोई भी पॉलिसीज होंगी, फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी, इंडिया खुद अपनी पॉलिसीज गवर्न करेगी. कोई और हमारी पॉलिसीज को गवर्न नहीं कर सकता हमारे बिहाफ पे. यहाँ पे एक मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ. डू यू नो द कंसेप्ट ऑफ बाइपोलर वर्ल्ड? नो?
Okay, after the World War II, the world was divided into two poles, US. right? USA and USSR, USSR. right? So those were the two poles. So most of the countries were joining the two poles, either Super to the side of USA, either or to the side of USSR. But at that time, India decided to not join either of the poles and start their own movement. उन्होंने अपनी खुद की मूवमेंट स्टार्ट करी, that was non-aligned movement, right? तो non-aligned movement was the brainchild of India. तो हमने इसलिए स्टार्ट की क्योंकि उस टाइम पे हम अपनी सॉवरेनिटी गिव अप नहीं करना चाहते थे, राइट? क्योंकि अगर हम दोनों पोल्स में से कोई सा एक पोल ज्वाइन कर लेते तो क्या होता, हम अपनी फॉरेन पॉलिसी उनके हिसाब से चलानी पड़ती हमें कि यार इस कंट्री के साथ रिलेशंस नहीं बनाने हैं, इस कंट्री के साथ बनाने हैं. तो ये है सॉवरेनिटी का कंसेप्ट. इसको ध्यान में रखते हुए हमने किसी भी पोल को ज्वाइन नहीं किया, राइट? Yes. और हमने अपनी खुद की मूवमेंट नॉन अलाइन मूवमेंट स्टार्ट की और कंट्रीज को साथ लेके आए जो कि सॉवरेन रहना चाहती थी. ओके, दिस इज सॉवरेन. नाउ सोशलिस्ट. सो बेसिकली ना सोशलिस्ट कंट्री क्या होता है? सोशलिस्ट मीन्स only working for the welfare of the people, right? So basically when a government is working, the main aim of the government is equality and welfare of the people, that is called socialist country. ठीक है? तो अब सोशलिज्म भी दो तरह का होता है. एक है कम्युनिस्ट सोशलिज्म विच इज इन रशिया, एंड वी हैव द अदर फॉर्म ऑफ सोशलिज्म दैट इज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म. हम क्या फॉलो करते हैं? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म. हम कोर सोशलिज्म फॉलो नहीं करते हैं, राइट? कोर सोशलिज्म में क्या है? सोशलिज्म में है जैसे वो जो कम्युनिस्ट सोशलिज्म होता है उसमें ये होता है यार कि प्राइवेट ऑनरशिप नहीं होती है. वहाँ पे प्राइवेट ऑनरशिप का कंसेप्ट नहीं होता है. सब कुछ क्या होता है? स्टेट ओन्ड होता है, राइट? कि सब कुछ कौन ओन कर रहा है? स्टेट. कोई भी कंपनी है वो भी स्टेट की है, ठीक है? लैंड है सारी स्टेट की है, मतलब पूरी जनता की ओनरशिप है उस पर. लेकिन हमारे यहाँ है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म कि प्राइवेट ऑनरशिप का कंसेप्ट भी है हमारे यहाँ, लेकिन और हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी का भी कंसेप्ट है हमारे में कि इक्वालिटी तो है, ठीक है? वी विल प्रोवाइड अ लेवल प्लेइंग फील्ड टू एवरीवन. जैसे रिजर्वेशन, रिजर्वेशन इज टू प्रोवाइड द लेवल प्लेइंग फील्ड. सो कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी है, लेकिन साथ में क्या है? सबको ग्रो करने की अपॉर्चुनिटीज भी हैं कि भैया आप अपना प्लॉट वगैरह खरीद सकते हो, जमीन खरीद सकते हो, जमीन किसी पर्टिकुलर पर्सन के नाम पे हो सकती है, राइट? तो हमने बैलेंस बनाया हुआ है दोनों चीज़ों में कि जनता की भलाई के लिए भी काम करना है, लेकिन ग्रो करने की अपॉर्चुनिटीज उनको प्रोवाइड करेंगे. अगर अपनी मेहनत से कोई ऊपर जा रहा है तो बेशक चला जाए. कोई अंबानी बनना चाहता है अपनी मेहनत से तो बन सकता है, राइट? सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म. द वर्ड सेक्युलर, इट वाज नॉट ओरिजिनली इन द प्रियम्बल. प्रियम्बल में पहले नहीं था ये. 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 से हमने इसको ऐड किया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट? ओके, सेक्युलर ऑल्सो एंड सोशलिस्ट ऑल्सो. दोनों वर्ड हमारे प्रियम्बल में पहले नहीं थे. क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये दोनों वर्ड नहीं थे? इनको हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 से ऐड किया है बाद में, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स क्या होती हैं? देखो, अभी वन ऑफ आवर फ्रेंड्स सेज दैट अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज वन जिसको चेंज नहीं किया जा सकता है. सो हियर आई विल प्रूव हिम रॉन्ग. अमेंडमेंट इज दैट कंसेप्ट. इट इज अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम कुछ चेंजेस करना चाहते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में तो कर सकते हैं. अब देखो यार, आज सोसाइटी की कुछ डिमांड्स हैं, राइट? तो उसके हिसाब के लॉज होने चाहिए. अब हो सकता है 100 साल बाद सोसाइटी इतनी चेंज हो जाए कि हमें कुछ चेंज करने पड़े अपने लॉज में. अभी वाले लॉज उनके लिए सही ना रहे, राइट? कुछ लॉज ऐसे हो जाएंगे यार, पुराने हो जाएंगे यार, ऑब्सोलीट हो गए ये लॉ, अब ये कोई काम के नहीं है, अभी वाली सोसाइटी पे राइटली अप्लाई नहीं कर रहे. अब जैसे मान लो हम LGBTQ जो कम्युनिटी है उनके राइट्स को अब रिकॉग्नाइज करने लगे हैं, तो हो सकता है इनमें जो मैरिजेस हैं इनको भी रिकॉग्नाइज करने लग जाए 50 साल के बाद. तो लॉज में कुछ चेंज लाने पड़ेंगे. प्रेजेंट लॉज में तो वो नहीं है, राइट? तो उसके लिए हम क्या करते हैं? अमेंडमेंट्स का प्रोसीजर है हमारे पास कि हम क्या है लॉज को चेंज कर सकते हैं, राइट? तो इसीलिए हमारे पास है अमेंडमेंट का कंसेप्ट कि टाइम के हिसाब से रिजिड ना रहे लॉज, ठीक है? लेकिन चेंज सिर्फ उस हद तक किया जा सकता है कि बेसिक स्ट्रक्चर नाम की एक चीज होती है कि जो
ढांचा है, जैसे एक बॉडी का एक ढांचा होता है एक बॉडी का, राइट। सो ढांचा है जो, वो चेंज नहीं होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर आप चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है, कि अभी ये नेचर है कॉन्स्टिट्यूशन का और थोड़े दिन बाद क्या करोगे, नेचर चेंज कर दोगे कॉन्स्टिट्यूशन का बिल्कुल ही, राइट। तो नेचर चेंज नहीं होगा कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, समझ में आई बात। सिर्फ उस हद तक चेंजेस कर सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन में कि उसका ढांचा जो बुनियाद है कॉन्स्टिट्यूशन की वो चेंज नहीं होनी चाहिए, राइट। सो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ अमेंडमेंट। सो सोशलिस्ट सेक्युलर क्या होता है, सेक्युलर का मतलब है कि जो हमारी कंट्री है उसका कोई रिलीजन नहीं होगा। यूएस में कंसेप्ट है कि स्टेट एंड रिलीजन आर डिफरेंट, दोनों में कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी। दो हमारे में ये कंसेप्ट नहीं है, हमारा सेक्युलर का कंसेप्ट थोड़ा डिफरेंट है कि हम क्या है, सपोर्ट कर सकते हैं रिलीजन्स को, इक्वालिटी मेंटेन करके रखें, लेकिन स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं है, किसी एक रिलीजन को स्टेट फेवर नहीं करेगा, राइट। जैसे यू कैन टेक एग्जाम, आई वोंट नेम द कंट्रीज, बट काफ़ी कंट्रीज में जैसे इस्लाम वगैरह है वो उनका स्टेट रिलीजन होता है, कुछ कंट्रीज में क्रिश्चियनिटी भी हो सकता है, राइट। लेकिन हमारा ऐसा कोई रिलीजन नहीं है, राइट। सभी रिलीजन्स क्या है, बराबर है, राइट। हमने कोई बड़ा स्टेटस किसी रिलीजन को नहीं दिया है। देन वी आर डेमोक्रेटिक कंट्री, कौन सी बात है यार, वी आर डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मीन्स व्हाट, कि वी आर, पार्डन, what do you mean by democracy? Yes, you were saying something. Rule by people. Yes, right. Rule by people. Rule by people here means that but yeah, we have indirect democracy. दो concept होते हैं, direct democracy and indirect democracy. Anyone of you know the difference between direct and डायरेक्ट indirect? डेमोक्रेसी जिसमें जनता डायरेक्टली अपने रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट करे, और इनडायरेक्टली मतलब इनडायरेक्टली कहीं से, मतलब पहले एमपी को सिलेक्ट करे, वो एमपी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को Okay. वो अपॉइंट करे। So India is a direct or indirect democracy? इनडायरेक्ट। Indirect. Okay, India is an indirect democracy. I think direct. Direct democracy, right. As a matter of fact, India is a indirect democracy. And reason is not what the gentleman was saying. Reason कुछ और है. Though he is right, but reason थोड़ा अलग है. देखो indirect और direct में क्या फर्क होता है? Direct, right? दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो कुछ कंट्रीज में आप कैसे चुनते हो अपने नेता? आपने वोट दिया. अब जैसे यूपी में इलेक्शंस में है, ठीक है, अब जनता ने वोट दे दिया बीजेपी को, बीजेपी पावर में आ गई। अब अगले 5 साल के लिए जनता कुछ नहीं कर सकती है, जो डिसीजंस लेने हैं हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन के भेज दिया कि यार तुम हमारे बेसिस बिहाफ पे डिसीजंस लोगे, ठीक है, हमने उनको चुन के भेज दिया। अगले 5 साल उनकी जो मर्जी होगी वो करेंगे, ठीक है, सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, वी कांट क्वेश्चन दैम। लेकिन कुछ कंट्रीज होती हैं, जैसे यूरोपियन नेशंस में कुछ कंसेप्ट है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का, उनका होता है प्लेबिसाइट, रेफरेंडम वगैरह कंसेप्ट। ये होता क्या है, देखो अगर उनको कोई कानून बनाना है, जैसे यूरोपियन यूनियन में से ब्रेक्जिट हुआ था, वो फॉलो किया था आप लोगों ने? ब्रेक्जिट के बारे में पता है? कुछ नहीं पता ब्रेक्जिट के बारे में, ओके चलो छोड़ो। जैसे कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं जिनमें अगर लॉस बनाने हैं तो जनता के पास वोटिंग के लिए डाल देते हैं उनको कि यार ये चीज़ करें या ना करें, इस पर वोट करना है, रेफरेंडम, ठीक है। अगर मोर देन 50% ऑफ द पीपल ने ये बोला कि हाँ ये करना है तो वो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, कि यहाँ पे डिसीजंस भी डायरेक्टली लेते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी में लोग, कि हम ही लेंगे डिसीजंस हमारे, ठीक है, आपने हमको एज अ रिप्रेजेंटेटिव हमने चुन लिया है, लेकिन आप बेसिक ढांचा तैयार करोगे, चूज फाइनली हम ही करेंगे कि ये होगा या नहीं होगा, राइट। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में वैसा नहीं है, आपने एक बार उनको चुन के भेज दिया पार्लियामेंट में तो सारे डिसीजंस क्या है वही लेंगे, राइट। ओके, सो वी आर एन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। देन ओके, व्हाट डू यू मीन बाय रिपब्लिक? चलिए, रिपब्लिक है कि डेमोक्रेसी में भी एक में मोनार्की सिस्टम होता है, ठीक है, रिपब्लिक में भी मोनार्की सिस्टम होता है। कैसे? वेयर हेड ऑफ द, यहाँ पे रिपब्लिक में हम बात कर रहे हैं हेड ऑफ द स्टेट के बारे में। जैसे यूके, आई विल टेक द एग्जांपल ऑफ यूके। यूके में हेड ऑफ द स्टेट कौन है? वहाँ की क्वीन। क्वीन को पीपल चूज करते हैं? नहीं करते। सो monarchy। इस कैटेगरी में आते हैं। दो दे आर डेमोक्रेटिक कंट्री की जो प्राइम मिनिस्टर है उसको पीपल चूज करते हैं, लेकिन जो हेड ऑफ स्टेट है वो इलेक्टेड बाय पीपल नहीं है, राइट, इट इज बेस्ड ऑन हायरार्की। लेकिन दूसरा जो है मतलब इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट क्या है? हेड ऑफ स्टेट।
हेड ऑफ स्टेट है और वो इलेक्टेड है, इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट है हमारे पास, राइट। सो वी हैव अ इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट। समझ में आया इसमें डिफरेंस? ओके, सो now further some principles are there in the preamble. इसमें स्विफ्ट अनलॉक दिखा रहा है, स्विफ्ट अनलॉक। Justice, social, economic and political. राइट। सो हम किस तरीके की जस्टिस देते हैं? 3 तरीके की जस्टिस को ऑब्जर्व करते हैं हम, राइट। सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, राइट। यानी कि सोशली हम सबको बराबर मानेंगे, जैसे कास्ट के बेसिस पे डिफरेंस नहीं होंगे कोई भी, राइट। सो दैट इज सोशल इक्वालिटी। इकोनॉमिक इक्वालिटी की सभी, हाँ, सभी को क्या है, लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे इकोनॉमिकली राइज करने का, सब कुछ करने का, ठीक है। और ऑल्सो देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिकल कंडीशन, राइट, कि ये अमीर है तो इसके और गरीब है तो इसके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, राइट। सो दैट इज इकोनॉमिक जस्टिस। एंड पॉलिटिकल जस्टिस, एग्जांपल, everyone can vote. यस, ही इज राइट, एवरीवन कैन वोट, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन, रेस, सेक्स, क्रीड, एवरीवन कैन वोट। Whoever is 18 year of age in this nation, above 18 years can vote, right? So this is justice, social, economic and political, right? Okay. Right? Liberty of belief, faith, expression and worship. कि लिबर्टी है हमारे पास अपनी बिलीफ को चूज करने की, ठीक है, अपनी फेथ को चूज करने की, कुछ भी अपने आप को एक्सप्रेशन करने की, और जिसको चाहे उसकी पूजा कर सकते हैं, राइट। ठीक है, हम जो चाहे वो सोच सकते हैं, ये नहीं, लेकिन यार हाँ, सोच तो कुछ भी सकते हो, राइट, ठीक है, कुछ भी सोचो, उसमें आप कोई भी क्राइम, मतलब किसी के और के राइट पे एनक्रोच नहीं कर रहे, कुछ भी सोच सकते हो, राइट। सो यू हैव लिबर्टी ऑफ बिलीफ, राइट। फेथ, तुम्हारी फेथ कुछ भी हो सकती है, राइट। तुम्हारी फेथ पे क्या है, कोई क्या नहीं, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएगा, ठीक है। अगर मान लो तुम विष्णु में तुम्हारी फेथ है, या किसी और गॉड में, एनी गॉड, तो वहां पे आप पे कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकता है। ऐसे ही एक्सप्रेशन की भी क्या है, लिबर्टी है, अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे कुछ एक कंसेप्ट होता है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस का, ठीक है। आपके राइट्स पे क्या है, कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है। ये नहीं जैसे आपका राइट है कुछ भी करने का तो आप किसी का मर्डर कर दोगे, राइट, क्योंकि वहां पे आप क्या कर रहे हो, किसी और के राइट पे एनक्रोच कर रहे हो। राइट को अपने क्या कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, लेकिन सिर्फ उस हद तक एंजॉय कर सकते हो कि किसी दूसरे के राइट को आप अफेक्ट नहीं कर रहे हो, राइट। तो एक्सप्रेस कर सकते हो अपने आप को, कुछ भी जो मन करे बोल सकते हो, लेकिन किसी को गाली नहीं दे सकते, किसी की डेफेमेशन नहीं कर सकते, मानहानि जिसको बोलते हैं, किसी की मानहानि नहीं कर सकते हो आप, राइट। सो ये कुछ होती है, स्टेट के अगेंस्ट नहीं बोल सकते, ठीक है, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के अगेंस्ट नहीं बोल सकते, तो ये कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, राइट। सो आपके पास लिबर्टी है, लेकिन सिर्फ अपनी लिमिट में रह के करना पड़ेगा आपको काम। आया समझ में, राइट। ओके, देन वन मोर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन दिस, इंटीग्रिटी। इट वाज आल्सो एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। तो कौन से 3 वर्ड प्रीएम्बल में ऐड किए गए थे बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड द थर्ड वन इज इंटीग्रिटी। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था किससे, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा जा सकता है, फ्यूचर में पूछा जा सकता है कि सोशलिस्ट कौन से 3 वर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन में वाज एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और द अदर वे अराउंड, कैसे भी पूछ सकते हैं। तो याद रखना ये 3 वर्ड्स जो है socialist, secular and integrity were added by 42nd constitutional amendment, right? Okay, integrity is the important word. So
दिस वॉज द ओवरव्यू ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये ओवरव्यू था थोड़ा सा, लेकिन अब देखो आपने शुरू से एंड तक देखा। ठीक है, मेन पार्ट्स मैंने कवर करवा दिए हैं प्रीएम्बल के, जिन जिनसे से क्वेश्चन आते हैं। और आप अगर इस जो बेसिक कंसेप्ट में पूछ रहा था आपसे, इसको आपने पढ़ा तो आपको पता लग गया कि इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके का है। शुरू से देखते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो मालिक कौन है? जनता मालिक है। ठीक है, सॉवरन है इंडियन कंट्री। ठीक है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, रिपब्लिक कंट्री है। ठीक है, सेक्युलर है। ठीक है, और क्या है इस तरीके की, जस्ट इक्वालिटी प्रोवाइड करवाती है अपने लोगों को, लिबर्टी देती है, बिलीफ फेथ एंड एक्सप्रेशन की। तो आपको बेसिक आइडिया लग गया है इन सब चीज़ों से कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन है। राइट, सो मैं शुरू में ये कह रहा था कि इफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ पैसेज देन इट इज द समरी ऑफ दैट पैसेज। राइट, so only 2 concepts are left, just 5 more minutes I'll take up. Okay, so is preamble a part of the constitution? Yes. Yes, sir. Is it a part? It is. Yes, by now you've got an idea because I told you that there has been amendments and all. Yes. But first of all, it was initially it was not considered a part of the Indian constitution, right? There is a famous Supreme Court case in Re Berubari. It was held in the Supreme Court judgment that preamble is not a part of the Indian Constitution, hence it is not amenable. Right? कि ये इसका पार्ट नहीं है, इसलिए it is not amenable. I mean इसको अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता है। लेकिन फाइनली इन केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इट इज ऑल्सो फेमस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, वेरी प्रोमिनेंट जजमेंट। इस जजमेंट से ही काफी बड़े बड़े एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केशवानंद भारती, so finally in the Keshwananda Bharati versus Union of India, रिकैपिचुलेशन लीजिए। in Keshwananda Bharati versus Union of India, it was held that yes, it is a part of the Indian Constitution and it is amenable. It is, yes, it is the part of the Constitution and definitely it can be amended. So by 42nd Constitutional Amendment, 3 words were added to the preamble of the Constitution. Right? So is it clear to everyone? So I hope I was able to clear all your doubts regarding the preamble. And the next portion, which is the part 1, Union and its territories, I will take up in the next lecture. Thank you, ladies and gentlemen.